हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी को इस प्यारा सा सेशन नशा ऑनलाइन क्लासेस के भौतिक विज्ञान का एक चैप्टर में, जिसका नाम क्या है? तो नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। और इस सेशन के अंतर्गत हम लोग वन शॉट के रूप में जो प्रकाश का प्रवर्तन है उसको सही तरीके से फुल्ली कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करेंगे। तो आप लोग सही से धैर्य बनाकर लगे रहिए और यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर लिखा गया है कि जल्दी, यहाँ पर लिखा गया था जल्दी लेकिन जड़ी लिखा गया है, तो जल्दी देख लो नहीं तो पछताओगे। ऐसा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत बहुत जो इम्पोर्टेंट है उन सभी को सही तरीके से समझाया गया है। तो आप लोग सही से इसे देखिए और यहाँ पर प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में सही से समझाया गया है। चलिए आगे की ओर सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उस स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जैसे ही चैनल अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि और आपको कौन से सेशन पर ये फुल कॉन्सेप्ट और साथ में ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न चाहिए और कौन से सेशन को करना चाहिए। तो आप लोग कमेंट करके बताइए और साथ में लाइक करके जाइएगा, लाइक करके जाइएगा। तो चलिए यहाँ पर सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें पढ़ना है हमें प्रकाश। कि प्रकाश है क्या, जिसको अंग्रेजी में लाइट कहते हैं। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। क्या कहा गया है? तो प्रकाश वह रूप है, ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को सही देख पाते हैं। अब इसमें दीप्त वस्तु आता है कि दीप्त वस्तु क्या है? तो दीप्त वस्तु को भी हम लोग देख सकते हैं, अदीप्त वस्तु को भी देख सकते हैं। लेकिन दीप्त वस्तु क्या है? तो जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। इसका एग्जाम्पल में क्या आएगा? तो सूर्य, सूर्य का अपना खुद का प्रकाश होता है, तारा का अपना खुद का प्रकाश होता है, जलता हुआ बल्ब का खुद का प्रकाश होता है। जैसे ही वो बंद हो जाता है तो उसका प्रकाश खत्म हो जाता है। फिर होता है मोमबत्ती का लौ, इन सभी का अपना प्रकाश होता है। और एक आता है अदीप्त। अदीप्त क्या है? तो अदीप्त में आता है कि वस्तु स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है बल्कि अन्य स्रोत के प्रकाश को परावर्तित करके दिखाई देती है। या कहने का मतलब है कि जैसे मान के चले कि यहाँ पर कोई ईंट है और यहाँ पर ईंट है, तो ईंट यहाँ पर अपने खुद से नहीं देखता है। वहां पर जैसे यहाँ पर लाइट जाएगा तो उस पर पड़ेगा और उस पर पड़ने के बाद परावर्तित होकर के जो प्रकाश लौटता है उसके माध्यम से हम सभी को दिखाई देता है। तो ये हुआ अवदीप्त वस्तु। ये कहने का मतलब है। तो एक बार फिर से इसका पढ़ लेते हैं कि वस्तु स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है बल्कि अन्य स्रोतों से प्रकाश का परिवर्तित करके दिखाई देती है, उसे ही अदीप्त वस्तु कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या आएगा? चंद्रमा। चंद्रमा किससे प्रकाशित होता है? तो यह सूर्य से प्रकाशित होता है। फिर पृथ्वी आता है। पृथ्वी किससे प्रकाशित होता है? तो ये भी यहाँ पर पृथ्वी, पृथ्वी भी सूर्य से प्रकाशित होता है। फिर आता है पुस्तक। पुस्तक, तो पुस्तक तो लाइट से होगा, कहीं पर भी प्रकाश मिलेगा, जो चीज से प्रकाश मिल जाए उन सभी से प्रकाशित होता है। फिर आता है मेज, फिर आता है कुर्सी। ये सारे पर प्रकाश पड़ेंगे उसके बाद ही दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर मुख्य बात एक लिखा गया है कि दर्पण। दर्पण के मुख्य अक्ष, पहले आगे चल के दर्पण को समझ लेते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे। तो चलिए वक्ता के अंदर वक्ता त्रिज्या आगे का सेशन है। सबसे पहले प्रकाश का प्रवर्तन, लेकिन प्रकाश के प्रवर्तन समझने के लिए सबसे पहले यही चाहिए। चलिए इसे पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि दर्पण के मुख्य अक्ष एवं मुख्य बिंदु की परिभाषा। यहाँ पर क्या कहने का मतलब है? तो ये कहा गया है कि दर्पण, दर्पण इस प्रकार का मान के चले कि कोई समतल दर्पण, यहाँ पर से प्रकाश आता है और यहाँ पर से लौट कर चला जाता है। और यहाँ पर एक और पाई खींचाता है जिसको हम लोग अभिलाम कहते हैं। तो इन सभी को सही तरीके से बताएंगे कि यहाँ पर क्या होता है, ये क्या होता है और इसको किस चीज से सूचित करते हैं और इसको क्या चीज से सूचित करते हैं। तो इन सभी को आगे की ओर इसी मुख्य बात में समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आता है मुख्य अक्ष, जिसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। मुख्य अक्ष को क्या कहते हैं? तो प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये क्या है? तो दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र और फोकस से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा के मुख्य अक्ष होते हैं। इसको एक डायग्राम के माध्यम से भी समझाएंगे, लेकिन अब भी सिर्फ परिभाषा समझ लेते हैं। अब इसका क्या कहने का मतलब है? तो ये कहने का मतलब है कि जैसे कोई प्रकाश ये है, तो यहाँ पर ये प्रकाश इसके माध्यम से ऐसे करेंगे तो ये गुजर कर फोकस हो जाती है। मतलब कि जब किसी माध्यम से प्रकाश को किसी वस्तु पर डाला जाता है तो वह जिस माध्यम से होकर वापस लौटती है तो वह फोकस होकर जाती है। और इसके ठीक यहाँ पर दोगुना स्थान पर क्या होता है? तो यहाँ पर वक्ता केंद्र होता है जिसको सी से सूचित करते हैं, और यहाँ पर क्या होता है? एफ सूचित करते हैं। और यहाँ पर से ऐसे करके एक रेखा खींचा जाता है, इसी को क्या कहते हैं? तो इसी को मुख्य अक्ष कहते हैं। यही कहने का मतलब है। आगे है ध्रुव। ध्रुव क्या है? तो ध्रुव यहाँ पर समझ लेते हैं।
ध्रुव दर्पण के प्रवर्तक सतह का मध्य बिंदु कहलाता है। दर्पण के प्रवर्तक सतह का मध्य बिंदु कहते हैं, उसे ही पी से सूचित करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहने का मतलब है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर ये कोई दर्पण है और दर्पण के ये एक सतह है। क्या है? तो ये एक सतह है। अब यहाँ पर ये कौन स्थान पर ध्रुव होगा, ये थोड़ा सा समझिए। थोड़ा सा रुक जाइए। यहाँ पर ये आध्याद पर कहीं पर भी होता है तो वह आध्याद पर, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर से ये मुख्य अक्ष जाता है, तो जिस स्थान से मुख्य अक्ष निकलता है, मुख्य अक्ष निकलता है, उस बिंदु को ही क्या कहते हैं? तो ध्रुव कहते हैं। ये यहाँ पर कहने का मतलब है। तो चलिए आगे और डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। और इसे सूचित किस चीज से किया जाता है? तो इसे पी से सूचित किया जाता है। ऊपर में था मुख्य अक्ष, जिसको किसी से सूचित किए थे, तो यहाँ पर पी से। यहाँ पर इसका सूचित कुछ पीछे भी अंक से नहीं होता है। चलिए आगे वक्ता केंद्र है। वक्ता केंद्र क्या होता है? तो वक्ता केंद्र, जिसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, तो ये क्या है? सी। सी जिस काल्पनिक गोले का दर्पण एक भाग होता है, जिस काल्पनिक गोले का दर्पण एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र वक्ता केंद्र कहलाता है। इसे सी द्वारा दर्शाया जाता है। आगे इसको डायग्राम से समझेंगे इसे सही तरीके से। अब यहाँ पर वक्ता त्रिज्या आता है। वक्ता त्रिज्या क्या है? तो वक्ता त्रिज्या थोड़ा सा इसको डायग्राम से समझा ही देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये है एक दर्पण, यहाँ पर से गया तो यहाँ पर बोले थे कि यहाँ पर फोकस होता है, यहाँ पर सी होता है, जिसको वक्ता केंद्र ही कहते हैं। तो यही है, यही है। जैसे मान के चलिए कि ये उत्तल दर्पण होता, अगर ये उत्तल दर्पण होता इस प्रकार से, तो ये कहीं ना कहीं जाकर के अवतल दर्पण में ज्यादा समझिएगा। तो अवतल दर्पण ले लेते हैं। ये अवतल दर्पण है, पीछे से क्लई किया हुआ है, ये अवतल दर्पण है। तो इसके आध्यात पर फोकस होता है, इसके दोगुना पर वक्ता केंद्र होता है। वक्ता केंद्र क्या होता है? तो जैसे ये जो उत्तल दर्पण या तो अवतल दर्पण है, यह एक खोखले गोले का भाग होता है, और इसी में से आधे आध को यहाँ पर काट दिया जाता है। इस प्रकार से इसे खत्म कर दिया जाता है, ऐसे करके। और जो इसका केंद्र होगा, ये पूरे का केंद्र जो होगा, जैसे मान के चलिए कि ये एक गोला होगा। थोड़ा सा रुक जाइए। मान के चलिए कि ये कोई गोला था। अब ये गोला में से इतना तक इसका केंद्र यहाँ पर होगा, ये आप लोग मानते हैं। अब यहाँ पर से मान के चले कि इधर खींच दिए एक रेखा, तो ये रेखा क्या कहेगा? तो यही रेखा यहाँ पर, थोड़ा सा रुक जाइए, यही रेखा मान के चले कि इधर वाले को गायब कर दें, इधर वाले को गायब कर दें, और क्या करेंगे? और क्या करेंगे? यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, इधर कलाई कर देते हैं, पीछे वाला को कलाई कर देते हैं। ये क्या कर दिए? कलाई। अब आगे क्या करना है? तो आगे यहाँ पर ये फोकस होता है। ये क्या होता है? फोकस। जैसे कि यहाँ पर कोई प्रकाश आया और जो परावर्तित होकर के जाता है, उसी को फोकस कहते हैं। तो ये पूरे खोखले गोले का जो केंद्र होता है, उसी को वक्ता केंद्र कहते हैं। अब समझ में आगे होगा, जिसे हम लोग सी से सूचित करते हैं। फिर एक है वक्ता त्रिज्या। ये क्या है? तो वक्ता त्रिज्या थोड़ा सा समझते हैं, जिसको आर से सूचित किया जाता है। तो ध्रुव और वक्ता केंद्र, ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को, ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को ही त्रिज्या कहते हैं। देखिए इसे क्या कहते हैं? तो आर बराबर में पीसी होता है। आर बराबर में क्या होता है? पीसी। पीसी क्या है? तो यहाँ पर मेन जो ध्रुव है वह होता है। अब सी क्या है? तो सी है वक्ता केंद्र। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से होगा। जैसे यहाँ पर कोई दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। रुकिए थोड़ा सा, ये अवतल दर्पण है। इसका यहाँ पर क्या है? तो ये है फोकस, फोकस। और ये यहाँ पर क्या है? तो ये यहाँ पर वक्ता केंद्र है। वक्ता केंद्र से लेकर के ध्रुव के बीच तक जो पूरा होता है, ये पूरा है, यही है हमारा क्या? तो यही हमारा है त्रिज्या। इसी को वक्ता त्रिज्या कहते हैं। बस यही कहने का मतलब था। तो यहाँ पर वक्ता त्रिज्या है। चलिए आगे मुख्य फोकस है। मुख्य फोकस क्या है? तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, अवतल दर्पण हो या किसी भी दर्पण में, अवतल दर्पण में मिलती है और उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती है, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, लिखा हुआ है उत्तल दर्पण में, तो उसे ही मुख्य फोकस कहते हैं। इसे एफ से सूचित करते हैं। किस प्रकार से करते हैं, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई डायग्राम है, ऐसे करके अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण इस प्रकार से मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष यहाँ तक होता है। इसके समानांतर कोई प्रकाश को ले जाते हैं और परावर्तक के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है, इस बिंदु से होकर जा रहा है, तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। इतना बात आप सबको ठीक है? हाँ बिल्कुल सही होना चाहिए। तो यही मेरा फोकस हो गया। फोकस
हो गया, हाँ। और यहाँ पर एक फोकस दूरी आता है कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो फोकस दूरी कहते हैं। और इसे एक बराबर में पीएफ से सूचित किया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या कहने का मतलब है, जैसे यहाँ पर एक डायग्राम है अवतल दर्पण, ये हो गया, और यहाँ पर इसका फोकस हो गया। तो यहाँ पर से लेके यहाँ पर की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। अब ठीक है, हाँ बिल्कुल सही होना चाहिए। चलिए एक महत्वपूर्ण बिंदु जो लिखा गया है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि वक्रता त्रिज्या जो होता है 2 गुना फोकस दूरी होता है। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, 2 गुना फोकस दूरी होता है। इसका कहने का मतलब है फोकस का दुगुना होता है कौन, तो वक्रता त्रिज्या होता है। एक बार फिर से आप सभी को बता देना चाहते हैं कि वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो फोकस के दुगुना होता है। आप सभी लोग जितने देख रहे हैं उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर सही लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। डेली इसी प्रकार से क्लास होता है और रिकॉर्डेड फॉर्म में भी होता है, लाइव क्लास भी होता है। अर्थात यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है कि आर बराबर में 2f होता है। चलिए आगे की ओर देखते हैं। अब आता है प्रकाश का प्रवर्तन। तो प्रकाश का प्रवर्तन है क्या, जिसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर लिखा है कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी और या तो एवं चमकदार सतह जैसे कि दर्पण पर पड़कर उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तो इस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए क्या कहने का मतलब है कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी एवं चमकदार सतह जैसे कि दर्पण पर पड़कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को ही प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। अब ये क्या है, तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, और इसका उदाहरण क्या है, तो दर्पण में अपना फेस को देखना है। तो दर्पण में क्या दिखाई देता है, तो प्रतिबिंब दिखाई देता है। और प्रतिबिंब क्या है, तो एक प्रकार का प्रवर्तक का सही उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहेगा, मान के चलिए कि यहाँ पर ये कोई प्रकाश आ रहा है, जो रेड वाला है वह प्रकाश आ रहा है और ग्रीन वाला यहाँ पर से प्रकाश जा रहा है। तो यही यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब प्रकाश किसी माध्यम से चल कर आती है, चिकनी चमकदार सतह पर पड़कर वह टकरा कर वापस लौट जाती है। यह जिस प्रक्रिया द्वारा लौटती है उसी को ही प्रकाश का क्या कहते हैं, प्रवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यह है प्रकाश का प्रवर्तन। अब यहाँ पर जो होता है ये कोण, यहाँ पर ये कोण, इसको आई द्वारा सूचित किया जाता है। और यहाँ पर ये कोण है जिसको आर द्वारा सूचित किया जाता है। तो ये क्या है, ये है आपतन कोण। यहाँ पर क्या है, आपतन कोण है। अब ये किस प्रकार से बनता है, तो आपतन कोण जो है, थोड़ा सा रुक जाइए, आपतन कोण के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपतन कोण जिसको आई से सूचित करते हैं, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो आपतन कोण कहते हैं। यहाँ पर समझ लीजिए, आपतन कोण, आपतित किरण, ये है आपतित किरण और इसके बीच में ये खींचा गया अभिलंब है। इसके बीच में जो कोण बना है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण, आपतन कोण कहते हैं। इसके बाद इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये क्या है, तो परावर्तन कोण जिसको आर द्वारा सूचित किया जाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो इसी को परावर्तन कोण कहते हैं। कहाँ पर है, तो ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है और इसके बीच में जो आर है वही हमारा परावर्तन कोण है। क्या इतना तक ठीक है, तो आगे की ओर चलते हैं। चलिए अब क्या है, थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं, परावर्तन के नियम को समझेंगे उसके बाद यहाँ पर आएंगे। चलिए दर्पण के कुछ मुख्य बिंदु जो पीछे बताए थे वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फोकस है, मुख्य फोकस, यहाँ पर वक्ता केंद्र है, ये हमारा जो लिखा गया है मुख्य अक्ष, ये वाला मुख्य अक्ष है। फिर ये क्या है, तो ये ध्रुव है। और यहाँ पर ये कोई दर्पण है, अवतल हो सकता है उत्तल हो सकता है, ये अवतल है और यहाँ पर उत्तल है। तो पहले दर्पण के प्रकार पढ़ेंगे। और यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात है कि जो अवतल दर्पण है उसके आगे की ओर सभी होता है, मतलब कि मुख्य अक्ष हो गया, वक्ता केंद्र हो गया और मुख्य फोकस, ये सारे ध्रुव सभी जो होता है आगे होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए उत्तल दर्पण में क्या है, सारा पीछे है। पीछे कहाँ है, पीछे, फोकस भी पीछे है, यहाँ पर वक्ता केंद्र भी पीछे है और मुख्य अक्ष को भी पीछे दर्शाया गया है। एक ध्रुव भी है जो आगे है। तो ये कौन दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। अवतल और उत्तल में सभी को समझ लेते हैं कि ध्रुव कहाँ पर बनता है और क्या है। तो ध्रुव, ये अवतल दर्पण में लिखा गया है कि दर्पण का मध्य बिंदु जहाँ दर्पण के सतह मुख्य अक्ष को काटती है उसी को ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। वक्ता केंद्र क्या है, तो उस गोले का केंद्र जिसका भाग दर्पण होता है। वक्ता केंद्र क्या होता है, तो उस गोले का केंद्र, उस गोले का केंद्र, ये गोला है इस प्रकार से, यहाँ पर ये गोला है, तो इसका जो केंद्र होगा,
यहाँ पर जो केंद्र होगा उसी को यहाँ पर वक्ता केंद्र कहते हैं। मुख्य फोकस क्या है, तो इसके बाद जो समांतर आती प्रकाश की किरणें जहां से होकर टकराती है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद इस बिंदु से क्या लिखा गया है, यहाँ पर इस बिंदु पर मिलती है, तो इसी को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। यहाँ पर मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष क्या है, तो ध्रुव और वक्ता केंद्र, ध्रुव और वक्ता केंद्र के को जोड़ने वाला, क्या, तो जोड़ने वाली सीधा रेखा, यहाँ पर जो ये सीधी रेखा है इसी को क्या कहते हैं, तो मुख्य अक्ष कहते हैं। ये अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण में फोकस और सी, जिसको वक्ता केंद्र कहते हैं, दर्पण के सामने होता है। यही बात अब उत्तल दर्पण में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या है। तो उत्तल दर्पण में ध्रुव जो है दर्पण का मध्य बिंदु, जहां दर्पण को सतह मुख्य अक्ष को काटती है, क्या करती है, काटती है, तो उसी को ध्रुव कहते हैं। वक्ता केंद्र क्या है, जिसको सी से सूचित करते हैं, उस गोले का केंद्र जिसका भाग होता है, मतलब कि दोनों का सेम है। मुख्य फोकस क्या है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद इस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है, वहां पर जाती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर लगता है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन रियलिटी में ये उल्टा होता है। तो मुख्य अक्ष क्या है, तो ध्रुव और फोकस को जोड़ने वाले सीधी रेखा को ही मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ पर उत्तल दर्पण में लिखा गया कि उत्तल दर्पण में एफ और सी दर्पण के पीछे होता है, जिसको काल्पनिक कहते हैं। जो दर्पण के पीछे बनता है उसको काल्पनिक कहते हैं। चलिए अब प्रकाश के प्रवर्तन को समझते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, तो प्रकाश का प्रवर्तन के नियम। सबसे पहला नियम, इसका परिभाषा थोड़ा सा समझ लेते हैं कि परिभाषा क्या हो सकता है। तो प्रकाश जब किसी माध्यम से चलकर आती है और आने के बाद किसी चिकनी चमकीली सतह पर टकराती है और वापस लौट जाती है, ये जिस नियम को पालन करते हुए आती है और वापस लौट जाती है, उसे ही प्रकाश के प्रवर्तन का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, तो नियम कहते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं कि जब प्रकाश किसी माध्यम से चलकर आती है और किसी चिकनी चमकीली सतह पर पड़कर वापस लौटकर उसी माध्यम से चल जाती है जिस माध्यम से कि वह आई रहती है, तो इस पूरे नियम, जिस नियम को पालन करते हुए वापस जाती है, उसी को ही प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। अब इसका नियम कितना है, तो इसका नियम 2 है। कितना है, तो इसका 2 नियम है, जिसमें सबसे पहला यहाँ पर लिखा गया है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। क्या होता है, एक ही समतल में। देखिए यहाँ पर आगे चित्र होगा, एक ही समतल पर। जैसे कि इस प्रकार से, जैसे ये मान के चले कोई दर्पण है, तो यहाँ पर से आने वाली प्रकाश प्रवर्तन के बाद जाती है, तो ये जो दोनों है एक ही समतल पर है। क्या है, एक ही समतल पर है। ये समतल है, एक ही समतल पर होता है, ठीक है। और एक साथ ही साथ अभिलंब, तो अभिलंब को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये प्रकाश आया, ये लौटा, फिर इसके बीच में एक अभिलंब खींचा जाता है, इसी को अभिलंब कहते हैं। तो इतना तक ठीक है। चलिए, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा और आगे 2 नंबर प्रश्न को, 2 नंबर यहाँ पर नियम को समझते हैं। ये क्या है, तो ये आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। यहाँ पर थोड़ा सा समझे क्या अर्थ है। जितना कोण पर प्रकाश की किरण दर्पण पर गिरती है, उतना ही कोण पर वह वापस परावर्तित होती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई प्रकाश यहाँ पर से इस प्रकार से आया, यहाँ पर प्रकाश आया और इसके बाद वापस लौट गया, और इसके बीच में अभिलंब जो डालते हैं, तो ये कोण और साथ ही साथ ये कोण दोनों जो है आपस में बराबर होगा, ये कहने का मतलब है। अब इसका सूत्र होता है कि कोण आर बराबर में कोण आई, या तो कोण आई बराबर में आर होता है, तो दोनों एक ही है। ये सूत्र है प्रवर्तन के दूसरा नियम के अनुसार। फिर होता है कि दर्पण का परिभाषा क्या है। दर्पण क्या है, दर्पण को थोड़ा सा समझते हैं कि दर्पण क्या है, जिसको मिरर कहते हैं। तो मिरर डिफिनेशन समझते हैं। दर्पण वह चिकनी सतह और अत्यधिक पॉलिश की हुई परावर्तक सतह है जो उस पर पड़ने वाले प्रकाश किरणों के नियमित परावर्तन करके किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनाते हैं। एक बार फिर से इसको समझते हैं क्या है। दर्पण एक चिकनी सतह है, अत्यधिक पॉलिश वाली सतह है, जो कि परावर्तक सतह है, जो उस पर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को नियमित परावर्तन करके किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। ये थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है। जैसे दर्पण जो है इस प्रकार से है, ये कोई चिकनी चमकीली, इतना चिकना है कि पॉलिश किया हुआ है। पॉलिश करेंगे तो चिकना हो जाएगा, और परावर्तन करने वाला एक माध्यम है, और इतना ये परावर्तन करने के बाद ही
प्रतिबिंब बनाता है। तो ये प्रतिबिंब बनाने का कार्य करता है दर्पण। किस प्रकार से करता है? तो ये चिकनी चमकीली सतह है और पॉलिश की हुई है, जिससे कि प्रवर्तक के बाद उस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण नियमित परिवर्तन हो जाता है और परिवर्तन करके स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है, जिसको इमेज कहते हैं। आगे इससे मुख्य बिंदु क्या है? तो मुख्य बिंदु है कि दर्पण दर्पण प्रकाश का नियमित परिवर्तन करता है और फिर इससे वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण क्या करता है? तो दर्पण प्रकाश का नियमित परावर्तन करता है, जिसको रेगुलर 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 रिफ्लेक्शन कहते हैं। फिर इससे वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण सामान्यतः कांच की एक सतह पर चांदी या एल्यूमिनियम की परत चढ़ाकर बनाया जाता है। इस प्रकार से जैसे ये कोई दर्पण है तो इसके पीछे जो होगा वह चांदी या तो एल्यूमिनियम का परत चढ़ा हुआ रहेगा और बाहर में जो होता है क्लियर तरह से फेस दिखता है। आगे दर्पण के प्रकार होता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं समतल दर्पण और एक होते हैं गोलीय दर्पण। क्या होता है? तो ये गोलीय दर्पण होता है और गोलीय दर्पण जो है वह दो प्रकार का होता है। एक अवतल दर्पण जिसको यहाँ पर कॉनकेव मिरर कहते हैं और एक उत्तल दर्पण होता है जिसको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं और एक समतल दर्पण जिसको प्लेन प्लेन मिरर कहते हैं। तो ये हमारा है दर्पण का प्रकार। अब एक समतल दर्पण है, उसके समझते हैं परिभाषा क्या है। तो समतल दर्पण, समतल जिसको प्लेन मिरर कहते हैं, तो समतल सतह वाला दर्पण जिसमें सीधा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण यहाँ पर क्या है? तो समतल सतह वाला दर्पण जिसमें सीधा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, उसी को समतल दर्पण कहते हैं। फिर अवतल दर्पण जिसको कॉनकेव मिरर कहते हैं कि अंदर की ओर मुड़ा होता है। मुड़ा दर्पण जिसका उपयोग टॉर्च में, सेविंग मिरर में और वाहन के हेडलाइट में किया जाता है। तो ये हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? तो इस प्रकार से होता है, धंसा हुआ रहता है। ये परावर्तक सतह जो धंसा हुआ होता है। उत्तल दर्पण क्या है? तो बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, यानी कि बाहर की ओर उठा हुआ कह सकते हैं। तो इस प्रकार से उठा हुआ होता है। क्या इतना ठीक है? बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, जिसका उपयोग वाहनों को रियर व्यू मिरर में करते हैं। मतलब कि ऐसे आप सभी लोग देखे होंगे कि बोलेरो के सबसे आगे एक टेढ़ा छोटा सा इस प्रकार का रहता है एक दर्पण, वही उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। अब इसके प्रकार को देख लेते हैं यहाँ पर किस प्रकार से होता है। चलिए पहले समतल दर्पण को देखते हैं कि क्या है। समतल दर्पण, समतल दर्पण जो है यहाँ पर समतल दर्पण की सतह समतल या सीधी होती है। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और समान आकार का बनता है। साथ ही एक उत्तल दर्पण का अवतल दर्पण के बारे में लिखा गया है कि अवतल दर्पण की सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है और इसका उपयोग सेविंग मिरर, टॉर्च, हेडलाइट्स आदि में किया जाता है। ये 10th क्लास में हमेशा पूछा जाता है कि बताइए कि अवतल दर्पण में प्रकाश कैसा बनता है। तो टॉर्च यहाँ पर उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो टॉर्च में किया जाता है, हेडलाइट में किया जाता है, सेविंग मिरर जिसको कह सकते हैं नाई लोग इसका प्रयोग करते हैं। चलिए एक आता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या है? तो उत्तल दर्पण की सतह बाहर की ओर उभरी होती है और उसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग, उपयोग लिखा गया है, उपयोग वाहन के रिव्यू या तो साइड मिरर के रूप में कह सकते हैं। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये उत्तल दर्पण जो होता है हमेशा प्रकाश को यहाँ पर प्रतिबिंब अब जितना आकार का होता है उससे छोटा बनाने का प्रयास करता है। इस कारण से उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्या इतना तक ठीक है? हाँ बिल्कुल सही है। अब दर्पण में प्रतिबिंब क्या है? तो दर्पण में प्रतिबिंब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या है। यहाँ पर समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा आभासी वस्तु के बराबर आकार का बनता है और दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पर की वस्तु सामने रखा होता है। क्या कहने का मतलब है? इस समतल दर्पण जो होता है उसमें हमेशा प्रतिबिंब सीधा आभासी बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। जैसे 2 फीट का है तो 2 फीट का ही बनेगा और दर्पण के पीछे पीछे उतना ही दूरी पर बनता है, यानी कि 2 मीटर आगे है तो 2 मीटर आगे प्रतिबिंब बनेगा और जितनी दूरी पर वस्तु रखा होता है उतना ही दूरी पर। तो ये समतल दर्पण में ये सेटअप था। आगे की ओर चलते हैं। समतल, अवतल और उत्तल में अंतर ये क्या है? तो ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले सतह के अनुसार समझते हैं कि सतह क्या है। सतह, यहाँ पर समतल दर्पण का सतह जो होता है सीधा होता है, लेकिन अवतल का जो होता है अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है। उत्तल दर्पण का बाहर की ओर उभरी हुई होती है। फिर परावर्तन, नियमित परावर्तन करता है, लेकिन इसमें क्या करता है? तो परावर्तन के बाद किरण एक बिंदु पर मिलते हैं जिसको क्या कहते हैं? तो फोकस दूरी कहते हैं।
और यहाँ पर परावर्तन के बाद किरणें फैल जाती है या तो कह सकते हैं कि मुड़, हाँ फैल ही जाती है इस प्रकार से। जैसे मान के चले कि उत्तल दर्पण है तो यहाँ पर प्रकाश देंगे तो इधर निकल जाएगा, तो इस कारण से कह सकते हैं कि फैल जाती है। फिर प्रतिबिंब हमेशा सीधा आभासी बनाती है और इसमें वास्तविक आभासी दोनों बनती है, और हमेशा सीधा आभासी और छोटा बनाता है किसमें, तो ये उत्तल दर्पण में बनाता है। फिर आकार वस्तु के बराबर होगा, बड़ा छोटा बराबर तीनों बना सकता है लेकिन इसमें हमेशा छोटा बनाएगा। यहाँ पर क्या है तो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, समतल दर्पण प्राप्त नहीं किया जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनने पर बनता है। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब जब बने तो इसको पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं और इसमें कभी नहीं किया जा सकता है। फोकस दूरी क्या है तो फोकस अनंत पर बनता है। ये क्या है तो समतल दर्पण में फोकस कहाँ बनता है तो अनंत पर बनता है। क्या कहने का मतलब है, जैसे ये कोई समतल दर्पण है तो इसका फोकस का कोई लिमिट नहीं है, ये कहने का मतलब है। फिर अवतल दर्पण में क्या है तो फोकस दर्पण के सामने वास्तविक रूप में बनता है, वास्तविक रूप में होता है, मतलब कि इसमें फोकस होता है। फिर उत्तल दर्पण क्या है तो उत्तल दर्पण में फोकस दर्पण के पीछे आभासी रूप से होता है। फिर इसका उपयोग क्या होता है तो उपयोग होता है घरों में शीशा के रूप में, ड्रेसिंग में यानी कि फेस देखने के लिए, और मेकअप करने के लिए सेविंग मिरर में, टॉर्च हेडलाइट में, एवं सोलर कुकर में किसका उपयोग किया जाता है तो ये अवतल दर्पण का होता है। सोलर कुकर जिसको से सूर्य के प्रकाश से खाना बना सकते हैं। फिर क्या है तो फिर उत्तल दर्पण है जो कि वाहनों के रिव्यू मिरर जिसको कह सकते हैं, साइड मिरर भी कह सकते हैं, और साइड मिरर में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका आकार थोड़ा सा देख लेते हैं, आकार आकृति किस प्रकार से होता है। ये हो गया समतल दर्पण, यहाँ पर वस्तु है और इसके पीछे प्रतिबिंब बना है, तो ये हो गया समतल दर्पण में। अवतल दर्पण में क्या होता है तो अवतल दर्पण में उल्टा बना है, नीचे बना है। फिर उत्तल दर्पण में यहाँ पर बना है, क्या बना है यहाँ पर बना है, जो कि हमेशा सीधा आभासी और छोटा बनता है। और अवतल दर्पण में वास्तविक आभासी बड़ा छोटा बराबर आकार तीनों प्रतिबिंब बन सकता है, लेकिन समतल दर्पण में हमेशा सीधा आभासी वस्तु के बराबर का आकार का होता है, इसमें छोटा नहीं होता है, बड़ा नहीं होता है, बराबर होता है। और इसका उपयोग घर में फेस देखने के लिए किया जाता है, ड्रेसिंग रूम में किया जा सकता है। लेकिन अवतल दर्पण तो ये सेविंग में किया जाता है, यानी कि फेस को बड़ा देखने के लिए। टॉर्च के रूप में किया जा सकता है, टॉर्च के हेडलाइट में, और आगे कार या तो किसी भी गाड़ी के हेडलाइट के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग तो उत्तल दर्पण वाहनों का रिव्यू मिरर में, तो साइड मिरर कह सकते हैं, अभी बताए थे सुरक्षा दर्पण में, तो इस सुरक्षा दर्पण में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में समझ पाए। अब समझते हैं प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब का परिभाषा थोड़ा समझ लेते हैं। प्रतिबिंब वह आकृति है जो किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणों के दर्पण या लेंस परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद बनने पर दिखाई देती है। किस प्रकार से बनती है तो इसको ऐसे तो डायग्राम की सहायता से भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रतिबिंब क्या है। जैसे ये कोई दर्पण है, यहाँ पर कोई फेस, यहाँ पर कोई वस्तु रखा है, तो यह इसी आकृति का सेम इस दर्पण में भी यहाँ पर दिखाई देगा, तो यही एक प्रकार का प्रतिबिंब है। अब कैसे देख सकते हैं तो अपना फेस जा करके एक बार शीशा में देख लीजिए तो पता चलेगा कि क्या प्रतिबिंब होता है। वही जो हमारा प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में। अब प्रतिबिंब का प्रकार होता है, दो प्रकार का होता है, जिसको एक वास्तविक होता है, एक आभासी जिसको काल्पनिक भी कहते हैं। तो वास्तविक को कहते हैं रियल इमेज, और आभासी को कहते हैं वर्चुअल इमेज कहते हैं। जिसे पर्दा पर या तो स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है उसे वास्तविक कहते हैं। आभासी जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे आभासी कहते हैं। क्या इतना तक समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल सही है। आगे वास्तविक प्रतिबिंब के गुण समझते हैं क्या है। पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ये वास्तविक में है, यानी कि रियल इमेज में है। बस यहाँ पर वास्तविक प्रकाश किरणों के मिलने से बनता है, वास्तविक प्रकाश के किरण मिलने से बनता है, जो क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब होता है। सामान्यतः उल्टा होता है, यानी कि इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। वास्तविक क्या होता है तो उल्टा होता है, हमेशा उल्टा होता है। आकार वस्तु से बड़ा छोटा समान आकार का बन सकता है या हो सकता है। इसमें क्या होता है तो बड़ा छोटा और समान आकार का बन सकता है वास्तविक में। और अवतल तथा उत्तल लेंस द्वारा बनाया जा सकता है, यानी कि अवतल और उत्तल दोनों द्वारा वास्तविक बनाया जा सकता है। थोड़ा सा आभासी को समझ लेते हैं। आभासी प्रतिबिंब के गुण क्या है तो पर्दे को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, प्रकाश किरणों के पीछे की ओर बढ़ाने पर बनता है। क्या होता है तो पीछे की ओर बढ़ाने पर बनता है। समांतर सीधा होता है, या तो इरेक्ट कर सकते हैं सीधा को। आगे एक और लिखा गया है, क्या है तो आकार वस्तु से बड़ा छोटा समान हो सकता है। क्या हो सकता है तो तीनों हो सकता है, जैसे कि ऊपर देखे थे।
आगे चलिए प्रतिबिंब का प्रकार देख लेते हैं, वास्तविक और प्रतिबिंब किस प्रकार से होता है। तो ये वास्तविक जो है पर्दे पर प्राप्त किया जा रहा है, और इसे वास्तविक या आभासी है, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो जिसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं वही वास्तविक कहाएगा, और वह वास्तविक किरण आपस में मिलने से बनता है, यह उल्टा होता है। आभासी में यह हमेशा सीधा होता है, यह किरणों के पीछे की ओर बढ़ाने पर बनता है, किरणों के पीछे की ओर बढ़ाने पर बनता है, जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उदाहरण क्या होगा, उदाहरण थोड़ा सा समझ लेते हैं कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब उदाहरण में होगा, फिर उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब, और अवतल दर्पण में जब एफ और पी के बीच होता है। आगे चलकर बताएंगे कि एफ और पी के बीच मतलब कि फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, तो ये थोड़ा सा नीचे है। और फिर उत्तल लेंस में, या तो उत्तल लेंस में जब फोकस एफ और 2f पर होता है, लेंस में हमेशा दो प्रकार का फोकस होता है जिसको f1 और f2 से सूचित किया जाता है। फिर अवतल दर्पण में जब वस्तु C पर यानी कि वक्र केंद्र से बाहर होता है, और